आज हम लोग सिविक्स का पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है पावर शेयरिंग या कहें कि सत्ता की साझेदारी। पहले इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। आपको 9th में डेमोक्रेसी पढ़ाई गई थी। डेमोक्रेसी का चैप्टर पढ़ाया गया था जिसमें आपको बताया गया था डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि एक ऐसी गवर्नमेंट्स, ऐसी शासन प्रणाली या ऐसा डेमोक्रेसी जो एक सिस्टम है जिसमें जो पावर्स हैं वो किसी एक व्यक्ति पर नहीं होते हैं, बल्कि उस पावर्स का शेयर किया जाता है, कई भागों पर डिवाइड किया जाता है। तो आपको जैसे डेमोक्रेसी बताई गई थी, तो यहाँ देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी ताकत किसी एक अंग तक सीमित नहीं होती है, बल्कि वो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच विभाजित होकर सत्ता के विकेंद्रीयकरण का काम करती है। यानी इन ए डेमोक्रेसी सिस्टम all powers is not limited to one parts. Its servers to decentralize power by dividing between the legislature, executive and judiciary। ठीक है ना। मतलब कि जो लेजिस्लेचर है और जो एग्जीक्यूटिव है और जो जुडिशरी है, इन पार्ट्स में डेमोक्रेसी की जो सिस्टम होता है उनमें जो पावर्स होता है वो डिवाइड होता है। किसमें? लेजिस्लेचर में, एग्जीक्यूटिव में और जुडिशरी में। ये आपको 9th में पढ़ाया गया था। तो इस अध्याय में आप क्या पढ़ेंगे कि जो ये पावर शेयरिंग है, डेमोक्रेसी है, इस डेमोक्रेसी में जो सामाजिक विभिन्नताएं होती हैं, उन विभिन्नताओं को कैसे सुलझाया जाता है, इस पर बात करनी है। इसके लिए 2 कहानियां आपको बताई जाएंगी। उन कहानियों के माध्यम से समझाया जाएगा कि पावर शेयरिंग है क्या। इस अध्याय में हम यह देखेंगे कि श्रीलंका और बेल्जियम की 2 कथाओं से विभिन्न लोकतंत्र शासन पद्धतियां सत्ता के बंटवारे की मांग से किस तरह निपटती हैं। इस अध्याय में हम श्रीलंका और बेल्जियम की 2 कथाओं से विभिन्न शासन पद्धतियों के बारे में देखेंगे कि सत्ता के बंटवारे की मांग को से वह किस प्रकार से निपटती हैं। देखिए, इन दिस चैप्टर वी विल सी हाउ डिफरेंट नैरेटिव गवर्नमेंट्स या डिफरेंट डेमोक्रेसी गवर्नमेंट सिस्टम from the 2 stories of श्रीलंका एंड बेल्जियम्स। यानी इसमें हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में हम श्रीलंका और बेल्जियम्स 2 स्टोरी पढ़ेंगे और उसमें ये देखेंगे कि जो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट सिस्टम होता है वह डिफरेंट प्रकार के जो मांग होती हैं उनको कैसे निर्धारित करता है। तो इसके लिए हम श्रीलंका और बेल्जियम्स की थोड़ी सी कहानी जानेंगे। सबसे पहले श्रीलंका की बात करें तो आप जानते हैं कि जो आपका इंडिया है उसके साउथ भाग में इंडियन सीज यानी कि हिंद महासागर में यह द्वीप स्थित है, यह एक श्रीलंका स्थित है। इसकी बात करें तो वर्तमान में ये हमारे देश का जो हरियाणा है उस राज्य के समथिंग इसका क्षेत्रफल है। यहाँ पर कई प्रकार की कम्युनिटीज डिफरेंस हैं, सामाजिक विभिन्नताएं हैं, उनको समझना है। तो ये एक मानचित्र दिया है श्रीलंका का। इसमें दिया है कि जो ये पार्ट्स है, ठीक है ना, इस पार्ट पर सिंघली लोग रहते हैं। इन्हें सिंघली इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी जो लैंग्वेज है, यानी जो स्पोकन लैंग्वेज है वो क्या है, सिंघली है। तो सिंघली भाषा या लैंग्वेज बोलते हैं, इसलिए इन्हें सिंघली कहा जाता है। और सिंघलियों की बात करें तो ये जो है श्रीलंका में 74% हैं। यानी कि एक प्रकार से कहें कि ये मेजॉरिटी है, जो ये कम्युनिटीज़ है उसकी मेजॉरिटी है, या इस कम्युनिटीज़ की बहुलता है या अधिकता है या बहुसंख्यक है ये। इसके बाद तमिल 2 प्रकार के हैं। तमिल मतलब जो तमिल भाषा बोलते हैं, तमिल स्पोकन लैंग्वेज उनकी तमिल है, वो 2 हैं, एक श्रीलंकाई तमिल और एक भारतवंशी तमिल।
श्रीलंकाई तमिल और भारतवंशी तमिल श्रीलंका के उत्तर और पूर्व क्षेत्र में ये बसे हुए हैं। श्रीलंकाई तमिलों की बात करें तो ये 13% हैं और भारतवंशी तमिलों की बात करें तो ये 5% है। ये भारतवंशी हैं क्या कि जब औपनिवेशिक शासन चल रहा था तो भारत से जो लोगों को वहाँ पर ले जाया गया मतलब मजदूर के रूप में और वहाँ बस गए, वो भारतवंशी तमिल कहलाते हैं। इसके अलावा तो ये भारतवंशी तमिल हैं, यहाँ पर रह रहे हैं। यहाँ पर कौन है? श्रीलंकाई तमिल हैं। तमिलों की एक बात करेंगे कि तमिल जो है हिंदू और मुसलमान दोनों हैं, कुछ हिंदू हैं कुछ मुसलमान हैं। जो सिंघली हैं वो कौन से धर्म को मानने वाले हैं? बुद्धिस्ट हैं, बौद्ध धर्म को मानते हैं। और 7% लगभग ईसाई हैं, क्रिश्चियंस हैं। 7% क्या हैं? क्रिश्चियंस हैं। और इनकी भी बात करें तो ये दोनों भाषा को बोलने वाले हैं। कुछ क्रिश्चियन तमिल बोलते हैं, कुछ क्रिश्चियन सिंघली बोलते हैं। यहाँ की सिस्टम समझ आया? ये श्रीलंका है, इसमें 74% सिंघली समुदाय के लोग रहते हैं, कम्युनिटी के लोग रहते हैं। 74% इनकी पॉपुलेशंस है। ये बौद्ध धर्म को या बौद्धिस्ट धर्म को मानने वाले हैं और सिंघली भाषा बोलते हैं। तमिल की बात करें तो तमिल समुदाय 2 हैं, श्रीलंकाई तमिल, भारतवंशी तमिल। श्रीलंकाई तमिलों की बात करें तो 13%, भारतवंशी तमिल 5%। इन सभी तमिलों की बात कर लें तो इसमें से कुछ हिंदू हैं कुछ मुसलमान हैं। 7% क्रिश्चियन हैं जो दोनों भाषाओं को बोलने वाले हैं। इन तमिल मतलब तमिल भाषा बोलते हैं, सिंघली मतलब सिंघली भाषा बोलते हैं। और जो क्रिश्चियन हैं ये कोई भाषा तो है नहीं, ये दोनों भाषा में हैं, कुछ तमिल बोलते हैं कुछ सिंघली बोलते हैं। तो ये जो कम्युनिटी डिफरेंस है इसको समझना है, अभी इसी से आपको आगे क्वेश्चन बताएंगे। इसी प्रकार दूसरा है बेल्जियम, उसका भी डिफरेंस समझिए क्या है, उसका विभाजन कैसे है। तो ये हम बेल्जियम बनाए हैं, इतना समझना है। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। इसकी बात करें, इसकी राजधानी ब्रुसेल्स है। बेल्जियम की राजधानी कैपिटल्स क्या है? ब्रुसेल्स है। तो ये कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स बीच में बसा हुआ है। यहाँ से इसमें जैसे कम्युनिटीज बसी हैं उसके बारे में जानना है। तो ये फ्लेमिश इलाका है, फ्लेमिश। और इस फ्लेमिश इलाके में जो लोग रहते हैं वह जो है डच भाषा को बोलते हैं। और इनकी जो संख्या है वो 59% है, ठीक है ना। इसके अलावा ये क्या है? वेलोनिया है, वेलोनिया एरिया है। यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो फ्रेंच भाषा को बोलते हैं और ये 40% है। समझ आ गया? यहाँ ये इलाका क्या है? फ्लेमिश इलाका है। यहाँ के लोग डच लैंग्वेज बोलते हैं, 59% हैं। ये वेलोनिया इलाका है, वेलोनिया है, 40% लोग हैं और फ्रेंच भाषा को बोलते हैं। इनमें एक चीज़ समझना है, इनकी संख्या ज़्यादा है। इनकी क्या है? संख्या ज़्यादा है। लेकिन इनकी याद करें तो संख्या मेजॉरिटी अधिक है, पॉपुलेशन अधिक है। यहाँ की बात करें पॉपुलेशन तो इनकी कम है, मेजॉरिटी इनकी लेस है, लेकिन ये रिच और पावरफुल हैं। जो कम संख्या में है वो रिच भी हैं और पावरफुल भी हैं, यानी धनी भी हैं, शक्तिशाली भी हैं। यहीं ब्रुसेल्स की कंडीशन, यहीं पर देखिए जो यहाँ है वेलोनिया इलाके में, तो 40% लोग हैं। 40 में जानना है 39% फ्रेंच बोलते हैं, 1% ऐसे हैं जो जर्मन बोलते हैं, जो इस साइड पे बसते हैं। तो इसमें पूछा जाए अगर आपसे कि वेलोनिया इलाके में जो वेलोनिया एरिया है वहाँ पर कितनी पॉपुलेशन है? लगभग 40% है यहाँ, लेकिन 39% ही फ्रेंच बोलती है, 1% क्या बोलती है? जर्मन बोलती है। अब इसमें इस बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स की बात करें, यहाँ उल्टा है। ये कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स है। यहाँ 80% लोग हैं जो फ्रेंच भाषा बोलते हैं और 20% लोग हैं जो डच भाषा बोलते हैं। जैसे इसका उल्टा हुआ, यहाँ फ्रेंच वाले कम थे, यहाँ फ्रेंच वाले अधिक हैं। यहाँ डच वाले ज़्यादा थे, यहाँ डच वाले कम हैं। यहाँ पर अगर कहें तो जो 80% फ्रेंच भाषा बोलने वाले हैं, ठीक है ना, वो क्या है? रिच एंड पावरफुल हैं, मेजॉरिटी इन द कंट्री। यानी कि जो इसमें ये 80% और ये लैंग्वेज से है,
लेकिन संख्या में अगर देखें तो डच अधिक हैं, मेजॉरिटी इन द कम्युनिटी, यानी डच लोग मेजॉरिटी कम्युनिटी में है, ठीक है ना, इनकी मेजॉरिटी अधिक है। और ये यहाँ पर उल्टा करना है, ये उल्टा हो गया है, ये फ्रेंच को ले आइए, यहाँ फ्रेंच की मेजॉरिटी कम है, रिच पावरफुल है, यहाँ उल्टा हो जाएगा, फ्रेंच की मेजॉरिटी अधिक हो जाएगी और डचों की पावरफुल अधिक हो जाएगी। सेम कंडीशन उल्टा होगा, यहाँ डच की मेजॉरिटी अधिक है, पावरफुल नहीं है, फ्रेंच की मेजॉरिटी कम है, पावरफुल है, यहाँ उल्टा कर दीजिए, फ्रेंच की मेजॉरिटी अधिक हो जाएगी, डच पावरफुल हो जाएगा। तो यानी जो बेल्जियम की कंडीशन है सेम उसका उल्टा कहाँ है, ब्रुसेल्स में है, ठीक है। अब इनके यहाँ जो मांग होती है लोगों से, इस पर कुछ मांगे की जाती हैं, उन मांग को लेकर आपको समझना है। तो सबसे पहले हम लोग श्रीलंका की बात करेंगे, क्योंकि श्रीलंका से हमने मुद्दा उठाया था। तो सबसे पहले श्रीलंका के बारे में देखेंगे कि कैसे कंडीशंस होती हैं या बहुसंख्यकवाद से वहाँ निपटने के लिए कैसे प्रयास किए जाते हैं। तो ये है श्रीलंका, ये श्रीलंका बना हुआ है, इसी से दोनों को समझना है। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद, ठीक है ना, यानी अगर इसमें कहें मेजॉरिटिनिज्म इन श्रीलंका, श्रीलंका की बात करें तो ये 1948 में एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। यानी श्रीलंका, जो उसकी श्रीलंका की बात कर रहे हैं, तो श्रीलंका इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। सिंघली समुदाय के नेता अपनी बहुसंख्या के बल पर, यहाँ हम बता चुके हैं ये 74% है, तो ये बहुसंख्या है। सिंघली समुदाय के नेता अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहता है। यानी द लीडर्स ऑफ द सिंहली कम्युनिटीज, लीडर्स ऑफ द सिंहली कम्युनिटीज सॉर्ट ऑफ सिक्योर dominance over government by virtue of their majority. The leaders of the Singhali communities sought of secure domination and over government by virtue of their majority, यानी कि सिंघली समुदाय अपनी संख्या के बल पर या बहुसंख्या बल पर शासन में प्रभुत्व जमाना चाहते हैं। इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंघली समुदाय की प्रभुत्वता कायम करने के लिए अपनी परिस्थिति के तहत कुछ कदम उठाए। यानी यहाँ पर जो निर्वाचित सरकार बनी है वो सिंघली समुदायों की है और वो अपनी प्रभुत्व या अपनी बहुसंख्यक व्यवस्था लाने के लिए कुछ अधिनियम लाती है, कुछ सुझाव देती है। एज ए रिजल्ट द डेमोक्रेटली इलेक्ट गवर्नमेंट adopted a series majoritier, ठीक है, measure to enable सिंघली सुपरमेसी, यानी अपनी सुपरमेसी स्थापित करने के लिए या अपनी मेजॉरिटियर स्थापित करने के लिए यहाँ श्रीलंका ने कुछ चेंजिंग किए। क्या किया, 1956 में यानी 1956 में एक एक्ट या अधिनियम बनाया गया, एक्ट वाज पास्ड। अब उस एक्ट में क्या क्या प्रावधान किए गए देखिए, इसको देखना है। फर्स्ट नंबर, सिंघली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। यानी श्रीलंका में आपको बताया गया, देखिए सिंघली भाषा को बोलने वाले हैं, तमिल भाषा को बोलने वाले हैं। सिंघली और तमिल दोनों भाषा को यहाँ बोलने वाले लोग हैं, लेकिन यहाँ क्या किया गया, सिंघली में राजभाषा के रूप में किसे, सिंघली भाषा को घोषित कर दिया गया। यानी सिंघलीज हैज बीन डिक्लेयर्ड द सोल ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी यहाँ पर सिंघली को एक ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया। दूसरा है, विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में सिंघलियों को प्राथमिकता दी गई। यानी द गवर्नमेंट फॉलोड मतलब प्राथमिकता है, फ्रंटियल्स कह दीजिए, या मतलब एक प्रकार से प्राथमिकता है, मतलब कि फॉलोड पर फ्रंटियल्स पॉलिसीज दैट फेवरेट एक ये जो सिंघली है, सिंघली एप्लीकेंट्स ऑफ यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स, यानी यूनिवर्सिटी में और गवर्नमेंट्स जॉब में क्या किया गया,
सिंघली समुदाय के लोग को क्या किया गया, प्राथमिकता प्रदान कर दी गई या उन्हें जो है महत्व दिया जाने लगा। अगला है दूसरा, सरकार बौद्ध धर्म को संरक्षण और बढ़ावा देगी। सरकार ने यह घोषणा कर दी कि सरकार से बौद्ध धर्म को बढ़ावा और संरक्षण देगी, यानी हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन को बढ़ावा नहीं देगी। ये हुआ, यानी द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म, यानी कि उसे प्रोटेक्ट्स और फॉस्टर्स का काम किसका, बौद्धिस्ट, यानी कि द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म, यानी इनको जो है संरक्षण और बढ़ावा देगी। अगला है, परिणामतः तमिल और सिंघली समुदाय के संबंध बिगड़ गए। जब ये व्यवस्थाएं हो गई कि सिंघली राजभाषा होगी, विश्वविद्यालयों में सरकारी नौकरी में सिंघलियों को प्राथमिकता दी जाएगी और बौद्ध धर्म को ही संरक्षण दिया जाएगा, तो इन कम्युनिटीज के बीच क्या हुआ, संबंध बिगड़ने लगे। यानी एज ए रिजल्ट रिलेशंस बिटवीन द तमिल एंड सिंघली कम्युनिटीज डेटोरियोटेड। श्रीलंका, अगला है कि श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई, यानी श्रीलंका तमिल फॉर्मेट देयर पॉलिटिकल पार्टी, यानी उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई और उस पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से उन्होंने अपनी कुछ मांग रखी। पहली मांग क्या थी, तमिल भाषा को राजभाषा बनाया जाए, यानी मेक तमिल लैंग्वेज द ऑफिशियल लैंग्वेज। अगला, शिक्षा व रोजगार में समान अवसर दिया जाए, यानी शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में समान अवसर दिया जाए, यानी डिमांड फॉर इक्वल अपॉइंटमेंट्स अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, डिमांड फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट्स। थर्ड नंबर, उत्तर पूर्वी श्रीलंका, ये वाला भाग बताए थे ना, उत्तर पूर्वी श्रीलंका नॉर्थ ईस्ट है। उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल सरकार, यानी इलम, सरकार को इलम बोला जाता है श्रीलंका में, उत्तर पूर्वी को स्वतंत्र तमिल सरकार बनाया जाए, यानी ये मांग करने लगे कि आप अलग सरकार चलाइए, इधर अलग, यानी इसको एक अलग स्वतंत्र राज्य के रूप में घोषित कर दीजिए या स्वतंत्र कंट्री या स्टेट के रूप में दे दीजिए। तो वही है डिमांड नॉर्थ ईस्ट श्रीलंका टू फ्रॉम इंडिपेंडेंट तमिल गवर्नमेंट्स, ठीक है ना। और परिणाम क्या हुआ कि इस विवाद के कारण, सिंघलियों द्वारा जो ऐसा कार्य किया गया, इसके कारण जो है श्रीलंका में गृह युद्ध की स्थिति आ गई, यानी दीज कॉन्फ्रंटेशंस रिड्यूस्ड इन सिविल वार, यानी इन नीतियों के कारण श्रीलंका में सिविल वार की स्थिति या गृह युद्ध की स्थिति आ गई। बेल्जियम ने अपनी समस्या को कैसे निपटाया, इसके बारे में देखेंगे। दोनों को बताया था, बेल्जियम के बारे में बता चुके हैं, डच फ्रेंच, फिर यहाँ भी डच फ्रेंच है, दोनों की कंडीशन उल्टा है। यहाँ देखिए क्या हुआ, बेल्जियम के नेताओं ने क्षेत्रीय अंतर और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया। उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया कि हमारी क्षेत्रीय विविधताएं हैं और सांस्कृतिक विविधता है, इसको एक्सेप्ट किया। और 1970 से 1993 के मध्य में 4 संशोधन किए, किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में, अपने संविधान में 4 संशोधन किए। और उसके बाद इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण तथ्य निकाले, उनके बारे में जानेंगे। तो दिया है बेल्जियम लीडर्स मतलब एक नॉलेज है, एक्नॉलेज रीजनल डिफरेंस एंड कल्चर diversities from amendment were made between 1970 to 1993, some of which are as follows, यानी कि 1970 से 1993 के बीच में इन्होंने 4 अमेंडमेंट्स किए और उसके तहत इन्होंने ये सुधार दिया। इसके बारे में जानना है। पहला है, केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें डच और फ्रेंच, यहाँ जैसे बताए थे, यहाँ 59% है और यहाँ 40% है, लेकिन इस भिन्नता को इन्होंने नहीं माना, बल्कि कहा कि फ्लेमिश इलाका से और वेलोनिया इलाका से यहाँ पर जो
मंत्री होंगे वो संख्या क्या होगी, समान होगी। यानी यहाँ पर जितने भी मतलब कि मंत्री चुने जाएंगे या लिए जाएंगे उनकी संख्या समान होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट्स में इनकी डच और फ्रेंच की भाषा समान होगी। अगला, कुछ विशेष कानून दोनों भाषाई समूहों के सांसदों के बहुमत से निर्मित होंगे। यानी जो कानून है वो सीधे से बताया गया कि इसमें मेजॉरिटी नहीं ली जाएगी कि हमारे भाषा की मेजॉरिटी है इसलिए उसको प्राथमिकता दी जाए। यानी जैसे संख्या समान किया गया है वैसे ये भी व्यवस्था की गई है कि कोई भी लॉ, किसी भी प्रकार का जो लॉ निर्मित किया जाएगा उसमें जितने भी जो सांसद हैं यानी कि जितने भी चुने हुए लोगों के प्रतिनिधि हैं उनका बहुमत लिया जाएगा या उनकी मेजॉरिटी ली जाएगी। जिसका बहुमत अधिक होगा उस प्रकार से कानून बनाए जाएंगे। अगला है, केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों के क्षेत्रीय सरकारों को सौंप दी गई। यानी एक सरकार यहाँ बना दी गई, दूसरी सरकार यहाँ बना दी गई और इस सेंट्रल के अनेक पावर इनको दे दिए गए। यानी मेनी पावर्स ऑफ कंट्रोल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन ए स्टेट गवर्नमेंट ऑफ 2 रीजनल ऑफ द कंट्री। यानी 2 रीजनल कंट्री बनाई गई, स्टेट गवर्नमेंट्स के पावर इनको बांट दिए गए। अगला है, राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन नहीं होगी। यानी जो स्टेट गवर्नमेंट्स होंगी वह जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट काम नहीं करेगी। अगला है, ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और इन दोनों समुदायों के समान प्रतिनिधि। यानी जैसे यहाँ बताया गया कि 2 गवर्नमेंट्स होंगी और दोनों में समान मंत्री रखे जाएंगे, वैसे ही ब्रुसेल्स में भी बताया गया यहाँ एक अलग सरकार होगी और यहाँ पर दोनों कम्युनिटीज की जो है जो प्रतिनिधि हैं वो समान होंगे। यानी कि सेपरेट गवर्नमेंट जो होगी उसमें दोनों कम्युनिटीज यानी बोथ कम्युनिटीज के प्रतिनिधि यानी रखे जाएंगे, बराबर प्रतिनिधि रखे जाएंगे। ठीक है ना। अब इसके बाद है, ये 5 हो गया। एक अगला पॉइंट्स है जिसमें बेल्जियम में कहा गया है, 6वां पॉइंट्स है कि केंद्र और राज्य सरकार के अलावा यहाँ एक थर्ड स्तर की सरकार होगी। जैसे हमारे यहाँ होती है ना सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, तो यहाँ भी कहा गया एक तीसरे स्तर की सरकार होगी, थर्ड स्टेट की मतलब लेवल की, जिसे सामुदायिक सरकार कहा जाएगा। यानी एक प्रकार से अगर कहें कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा यहाँ पर एक अदर गवर्नमेंट्स होगी और उसका नाम होगा कम्युनिटी गवर्नमेंट्स। यह करेगी क्या कम्युनिटी गवर्नमेंट्स, जो कल्चर्स हैं, एजुकेशनल हैं और लैंग्वेज रिलेटेड इशू को जो है सॉल्व करेगी या इसकी समस्याओं को समाप्त करेगी या सुलझाएगी। यानी सरकार सांस्कृतिक, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसले लेगी। यानी जो कम्युनिटीज गवर्नमेंट होगी उसका कार्य है कि कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज इशू को सुलझाना। तो देखिए उसमें बताया गया श्रीलंका में क्या हुआ कि श्रीलंका ने अपने मेजॉरिटिज्म चलाया या सिंघलियों की मेजॉरिटिज्म या बहुसंख्यकवाद चलाया, उसके कारण वहां पर गृह युद्ध की स्थिति आ गई। और गृह युद्ध की स्थिति के कारण जो हुआ क्या कि कंट्री यूनिटी ऑफ क्राइसिस, यानी वहां की जो कम्युनिटी की एकता है वो समाप्त हो गई या एकता कठिनाई में फंस गई। और बेल्जियम की बात करें तो बेल्जियम ने क्या किया कि अपने इनके नेताओं ने जो क्षेत्रीय, जो रीजनल डिफरेंस थे, जो कल्चरल डिफरेंस थे, उनको उन्होंने एक्सेप्ट किया। परिणाम क्या हुआ कि बेल्जियम की जो कंट्री यूनिटी है वो जो है क्या हो गई, दिया है कंट्री यूनिटी मेड पॉसिबल, यानी वहाँ की एकता बनी रही। तो इसलिए इसके बारे में आपको समझना है कि दोनों डेमोक्रेसी हैं, दोनों ने कैसे कैसे कार्य किया और उसका परिणाम क्या निकला। तो एक बेल्जियम है जहाँ की डेमोक्रेसी ने वहाँ की यूनिटी को बनाए रखा, एक श्रीलंका है जहाँ की डेमोक्रेसी ने वहाँ की जो यूनिटी है उसको क्राइसिस कर दिया या संकट में डाल दिया। इसके आगे अगले वीडियो पे।